Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today video for the class 9 subject science. According to the NCERT pattern, our running chapter is second chapter is matter around us pure. बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर के नोट्स, इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन अब तक सारे वीडियो में हम लोगों ने बना दिए हैं और आप लोगों को अगर वो वीडियो अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग वो वीडियो क्लास 9th NCERT साइंस सर्च करना, आप लोगों को चैप्टर वाइज आप लोगों को वो इजीली नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने बोर्ड पर एक करवाए हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, हम लोगों का जो वीडियो सेगमेंट है, आज का जो वीडियो सेगमेंट है वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस को लेकर है। इससे पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज के ही और करवा दिए थे। आज हम लोग जो है वो फर्दर आगे के क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे और आई होप आज के वीडियो सेगमेंट में हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। ध्यान से सुनना, आपके पास में क्वेश्चन ये कह रहा है कि कलरलेस लिक्विड पड़ा है। कलरलेस लिक्विड मतलब बोले तो ऐसे वाटर की तरह ही है, वाटर का भी कोई कलर नहीं होता है ना, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये प्योर वाटर है या नहीं, आप कैसे श्योर होगे। तो यही चीज क्वेश्चन कह रहा है कि आप हाउ वुड यू कंफर्म दैट, आप कैसे कंफर्म कह सकते हो या कंफर्मली या श्योरली आप लोग कह सकते हो कि जो कलरलेस लिक्विड आपको गिवन यानी कि दिया गया है कि वो प्योर वाटर है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो बच्चों ये होता है कि अगर अपने पास में कोई कलरलेस लिक्विड आया भी है, हमको दिया भी है टेस्ट करने के लिए और हमको ये बताना है कि ये प्योर वाटर है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग उसको बॉईल करेंगे। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस आ जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल होना शुरू हो जाता है यानी कि उससे वेपर निकलना शुरू हो जाती है उस लिक्विड से, गिवन लिक्विड से, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो अपने करेक्ट आंसर की तरफ जा रहे हैं। यानी कि वो क्यों, क्योंकि वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट सेम 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो हो सकता है कि जो आपको कलरलेस लिक्विड दिया गया है वो भी वाटर ही हो, क्योंकि उसका भी सेम टेम्परेचर पर ही बॉयल होगा। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग क्या लिखेंगे वो देखिए बच्चों। तो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं हम लोग। आंसर क्या हो जाएगा, कॉपी पेन खोल दीजिए, मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। वी कंफर्म्ड when we started a given we started boiling of colorless given liquid. If we find it start boiling at 100 degree Celsius, then we have confirm to given liquid is pure water because we know that, क्योंकि हम लोगों को पता है, we know that कि प्योर सब्सटेंस कोई भी होगा नेचर के अंदर उसका में फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि वो सर्टेन होते हैं नेचर के अंदर, है ना। बिकॉज वी नो डैट प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ क्या है ताकि प्रॉब्लम नहीं आए।
आपको सपोज करो कि एक कलरलेस लिक्विड दे दिया, आपको लिक्विड दिया है ना, जिसका कोई कलर नहीं, आपको जस्ट एज ए लुक लाइक वो वाटर की तरह ही दिखाई दे रहा है। आपको ये कह रहा है कि आपको श्योर कैसे करोगे, कंफर्म कैसे करोगे कि वो जो दिया हुआ लिक्विड है वो प्योर वाटर है या कोई और ही चीज़ दे दी है। तो केमिकल लेबोरेटरी में ऐसे खूब सारे लिक्विड होंगे, एसीटोन भी होता है जो कि सेम वाटर की तरह लुक लाइक करता है, विनेगर भी होता है जो सेम वाटर की तरह लुक लाइक करता है, लेकिन होते नहीं, वाटर नहीं है। तो आप लोग कंफर्म हो गए बाय द बॉइलिंग पॉइंट। आप उसको सबसे पहले बॉईल करो, बॉईल अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो जाता है, क्यों? क्योंकि वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हो सकता है कि जो गिवन लिक्विड दिया है वो क्या हो, वो वाटर ही हो। फिर दूसरी चीज़ हम लोगों को मालूम है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही ये फिक्स सर्टेन आकर बॉयल होता है तो इसका मतलब होता है वो प्योर वाटर। क्यों? क्योंकि प्योर सब्सटेंस जो भी होंगे नेचर के अंदर, उनकी सारी चीज़ें सर्टेनिटी होगी, फिक्स्ड होगी, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी। एक बार मैं साइड में हट जाता हूँ, एक बार जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव होते हैं। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का। क्या कह रहा है ये ध्यान से सुनना बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स, आपको ये सारे मटेरियल्स दे रखे हैं, आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, बैक, वुड और एयर, ये सारे मटेरियल्स आप लोगों को दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि विच आर द फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस, इनमें से ये बताना है कि प्योर सब्सटेंस कौन सा है। अगर बच्चों आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और आप लोगों को डीपली नॉलेज है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि प्योर सब्सटेंस हमेशा वो होते हैं जिनमें सर्टेनिटी होती है, जो कि फिक्स होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस हमेशा दो ग्रुप में ही प्रेजेंट होंगे, एक तो एलिमेंट में और एक कंपाउंड में, और जो मिक्सचर होता है वो हमेशा इम्प्योर होता है। तो जो एलिमेंट दिख रहा है या जो कंपाउंड है, जहाँ एलिमेंट आ जाए जहाँ कंपाउंड है वो प्योर सब्सटेंस हो गया। तो वापस यहाँ पर आ जाइए, बैक टू बैक। आइस, ध्यान से सुनना बच्चों, आइस जो होगा, आइस यानी कि वाटर का सॉलिड फॉर्म है। वाटर का सॉलिड फॉर्म कैसे है? यानी कि पानी पड़ा था आप लोगों के पास में, इस पानी को आप लोगों ने फ्रीज कर दिया और फ्रीज करने के बाद में उसको आइस में कन्वर्ट कर दिया और उसको एक फिक्स बना दिया, तो वाटर से आइस बना है। यानी कि ये वाटर था, उसको आप लोगों ने फ्रीजर में डाला और ये आइस बन गया, यानी कि ये वाटर का ही तो फॉर्म है, H2O ही है और ये सॉलिड है। तो H2O एक प्रकार का क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। कंपाउंड यानी कि क्या हो जाएगा बेटा? कंपाउंड आप लोगों का किस में आएगा? प्योर सब्सटेंस में। तो ये एक प्योर सब्सटेंस हो गया। तो पहला चीज अपन लोगों को पता चल गई, कौन सी चीज प्योर सब्सटेंस है? आइस। ठीक है। मिल्क, मिल्क आप लोगों को मालूम है मिल्क का कंपोजिशन अलग अलग होता है। हर एक मिल्क, गाय अलग तरह का मिल्क देती है, भैंस अलग तरह का मिल्क देती है, ठीक है ना, और उनका कंपोजिशन भी बदलता रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी बदलते जाएंगे, तो परसेंटेज भी बदलता जाएगा। तो ये प्योर नहीं है, नॉट प्योर। आयरन, आयरन एक एलिमेंट है बच्चों, ध्यान से सुनना। आयरन किस में आएगा? आयरन हुआ, कॉपर हुआ, मरकरी हुआ, आयरन का ये सिंबल होता है Fe, यानी कि फेरम। आयरन जो होगा, जो आप लोगों के यूटेंसिल, टूल्स वगैरह बनाने में काम आता है, कई तरह के गैजेट बनाने में काम आता है, आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, लोहा, ठीक है ना। तो आयरन जो है वो एक तरह का मेटल है और ये प्योर सब्सटेंस होता है क्योंकि ये एलिमेंट में आ रखा है, तो ये प्योर हो गया, प्योर सब्सटेंस। वापस आगे आ जाइए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, आपके पास में HCl पड़ा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इसका मैंने केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये केमिकल नेम हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ध्यान रखना बच्चों, एक चीज़ और बता दूं, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, ठीक है ना। किंग नहीं है, किंग H2SO4 होता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ये देखो, ये कंपाउंड है, कंपाउंड है मतलब बोले तो इसका कंपोजिशन फिक्स है, एक हाइड्रोजन है तो एक क्लोरीन है, फिक्स कंपोजिशन है, इसका मतलब ये प्योर है, क्योंकि कंपाउंड है ना, तो ये प्योर सब्सटेंस हो गया। आगे आ जाओ यहाँ पर। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, चूना बोलते हैं इसको, चूना, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तो CaO इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पर देखो पता चल गया कैल्शियम एक ही, ऑक्सीजन एक ही है, तो यहाँ कंपाउंड फॉर्म में, तो कंपाउंड हमेशा कैसे होते हैं? प्योर, तो ये भी प्योर सब्सटेंस है। आगे आ जाइए।
मरकरी एक एलिमेंट होता है। मरकरी का यूज थर्मोमीटर में किया जाता है। जनरली एक एक्सेप्शन भी है क्योंकि मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, लेकिन ये एक ऐसा एक्सेप्शन केस है मेटल का जो रूम टेम्परेचर पर भी, यानी कि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी जो है वो किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फेज में रहेगा, सॉलिड में नहीं रहता। तो मरकरी यानी कि Hg हाइड्रोगम, मैंने यहाँ पर सिंबल भी बनाया Hg यानी कि हाइड्रोगम, ये मरकरी का नेम है, लैटिन वर्ड है और ये थर्मोमीटर में काम आता है। तो ये एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट हमेशा किस में आएंगे, प्योर सब्सटेंस में। बैग का मतलब यहाँ पर ये चीज हो गई, कुछ चीज पीछे पड़ी है या आप लोगों का बैग है वो सब कुछ, ठीक है ना, बैग। तो ये तो कोई है ही नहीं, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, नॉट प्योर सब्सटेंस। वुड भी अलग अलग तरह की होगी, कोई बबूल की लकड़ी है, कोई शीशम की लकड़ी है, कोई सागवान की है, कोई साल की है, ठीक है ना, कोई खेजड़ी की है, अलग अलग है। तो इसका कंपोजिशन बदलता जाएगा। तो ये भी नॉट प्योर, ये भी नॉट प्योर। एयर ले लेते हैं, एयर भी एक तरह का मिक्सचर है। एयर में बहुत सारी गैसेज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, हीलियम है, ऑर्गन है, बहुत सारी गैसेज होती है। तो एयर मिक्सचर है, वो इम्प्योर है ना कि प्योर है, तो ये भी नॉट प्योर। एक बार जल्दी से इसको नोट आउट कीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके बच्चों, हमारा जो ये क्वेश्चन है वो भी पहले वाले 7 क्वेश्चन की तरह ही है। उसमें हम लोगों को क्या फाइंड करना था, प्योर सब्सटेंस को फाइंड करना था। इसमें क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस। आपके पास में कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं। सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया, इनको वाटर में पहले ही डिजोल्व कर रखा है, ठीक है ना, जैसे सॉइल इन वाटर हो गया, सी वाटर है, एयर है, कोल है, सोडा वाटर है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस दे रखे हैं आप लोगों को, उसको बताना है कि ये मिक्सचर है या फिर मैंने देखो मिक्सचर का दूसरा नाम यहाँ पर साथ में डाल दिया, इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को हमेशा क्या कहते हैं, इम्प्योर, क्योंकि प्योर तो दो ही हो गए, एलिमेंट और कंपाउंड। तो मिक्सचर हमेशा किस में आएंगे, इम्प्योर सब्सटेंस में आएंगे। तो आपको बताना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सॉइल जो है, सॉइल का कंपोजिशन एक जैसे रहता है, तो ये प्योर में आएगा ना कि इम्प्योर। तो ये तो है नहीं, ये तो क्या होगा, नॉट अ मिक्सचर, ये मिक्सचर नहीं है, ठीक है। अजय सी वाटर एक तरह का मिक्सचर है क्योंकि नमक का पानी है, तो ये तो मिक्सचर होगा क्योंकि ये इम्प्योर हो गया, है ना। एयर आप लोगों का मिक्सचर है, ठीक है ना, एयर भी एक तरह की मिक्सचर होती है। कोल मिक्सचर नहीं है। कोल क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, कोल की वैरायटी देखी होगी। तो कोल का कंपोजिशन फिक्स होता है, तो कोल आप लोगों का क्या होगा, मिक्सचर नहीं है, नॉट अ मिक्सचर। सोडा वाटर, अगेन वापस से देखो, सोडा वाटर हो गया, तो सोडा वाटर में कंपोजिशन बदलता जाएगा, तो ये तो मिक्सचर हो गया। सोडा इन वाटर है ना, दो कंपाउंड हो गए, एक तो सोडा भी और एक वाटर भी, दो कंपाउंड मिक्स हो जाता है तो वो मिक्सचर बना देता है ना। तो ये सब हो गया। आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे की तरफ मूव होते हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन जो 9th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। ध्यान से सुनना, टिंडल एक नाम का साइंटिस्ट था और उसी को आप लोग टिंडल को फॉलो किया था इंडिया के अंदर डॉक्टर या साइंटिस्ट सीवी रमन ने, ठीक है ना, चंद्रशेखर वेंकट रमन है। तो रमन ने रमन इफेक्ट बताया था। यहाँ पर टिंडल इफेक्ट जो था वो एक बाहर के साइंटिस्ट ने, यानी फॉरेनर साइंटिस्ट ने बताया। तो टिंडल इफेक्ट होता क्या, पहले तो वो समझो। टिंडल इफेक्ट ये होता है बच्चों कि आप अगर कोई मान लो मिक्सचर बना हुआ है या किसी चीज़ का सॉल्यूशन बना हुआ है, सॉल्यूट आप लोगों ने किसी सॉल्वेंट में डाल दिया, ठीक है ना, डालने के बाद में अगर वो पार्टिकल्स या तो वो डिजोल्व हो गए या फिर वो नीचे जाकर सस्पेंड हो गए या वो पार्टिकल्स रेस्पॉन्स दे रहे नहीं दे रहे लाइट के अंदर। देखो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वाटर ले लिया, एक कंटेनर लिया और कंटेनर में मैंने वाटर डाल दिया और ऊपर से मैंने कुछ सॉल्यूट डाल दिया, कोई भी नमक डाल दिया, शुगर डाल दिया, कोई भी डाल दिया, है ना, कोई भी सॉल्यूट डाल दिया। अब सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में जाएगा तो वो डिजोल्व होगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ लाइट पास करवाऊँ, ध्यान से सुनना, मैं ऑप्टिक यानी कि लाइट पास करवाता हूँ, तो लाइट पास करवाने पर अगर वो पार्टिकल अगर यहाँ पर पड़ा हुआ होगा तो यहाँ से वो स्कैटर होना शुरू हो जाएगा, उसके पाथ को रोक देगा, है ना। अगर वो डिजोल्व हो गया कंप्लीटली, ध्यान सुना बच्चों, अगर वो सॉल्यूट जो है यानी कि शक्कर ले लेते, चलो नमक ले लेते, शक्कर और नमक अगर पूरा डिजोल्व हो गया तो डिजोल्व होने पर तो वो लाइट के पाथ को रोकेंगे नहीं क्योंकि वो तो घुल गए ना, स्पेस सारा पूरा कवर कर दिया, तो ये सीधी सीधी निकल जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं
जो कि क्या करते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, इसके लाइट के पार्टिकल्स को यानी कि इसके पाथ को रोक देते हैं। उसको इफेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। जब लाइट जब मूविंग करवाई जाती है थ्रू द सॉल्यूशंस when the aided of the solute, तो solute is not completely dissolved, solute जो होगा वो completely dissolve नहीं होगा, and they are the obstacle of the path of the light। तो लाइट के पाथ को वो ऑब्स्टेकल करेंगे, रोकेंगे, उसको ऑब्स्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। उस इफेक्ट को क्या बोला गया था, टिंडल इफेक्ट। तो अब ये किस में देखा जाता है, देखो सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर मान लो मैं यहाँ पर सॉल्ट डाल देता हूँ, सॉल्यूट के तौर पर मैंने क्या डाल दिया, सॉल्ट, और ये वाटर हो गया। वाटर में जैसे सॉल्ट डालोगे तो ये कौन सा सॉल्यूशन बना देगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बना देगा। अब मैं लाइट को पास करवा रहा हूँ, तो मालूम है हम लोगों को कि सॉल्ट जो होता है वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। तो एक तरह का ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, ट्रू सॉल्यूशन हो गया। तो ट्रू सॉल्यूशन आप लोगों को बच्चों मैंने बताया था टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, तो ये तो शो नहीं करेगा, नॉट शो। आगे आ जाइए, मिल्क। मिल्क बच्चों क्या होता है, यहाँ तो वाटर है और वाटर के अंदर आप लोग अब सॉल्यूट के तौर पर क्या डाल रहे हो, सॉल्यूट के तौर पर मिल्क डाल रहे हो। तो मिल्क भी एक लिक्विड है और ये भी एक लिक्विड है। तो लिक्विड का लिक्विड के अंदर जाना, ध्यान से सुना, लिक्विड का लिक्विड के अंदर जाना, तो ये एक अलग प्रॉपर्टी बता दी। तो इसमें क्या होगा कि अगर लाइट पास करवाई जाएगी तो शायद हो सकता है कि वो ऑब्स्टेकल करे, तो ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मिल्क का वाटर में जाना या ऑयल का वाटर में जाना, दो लिक्विड का लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाना, तो वो भी एक तरह का शो किया जाता है, ठीक है ना। तो वो हायर क्लासेस में जाओगे तब पता चलेगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रहे हैं, यानी कि पानी पड़ा था और उस पर मैंने कॉपर सल्फेट डाल दिया। कॉपर सल्फेट बोले तो नीला तोता है ना, तो नीला तोता अगर मैं डाल देता हूँ, नील वगैरह नहीं होते, वो डाल देता हूँ, तो अब तो वो लाइट पास करो तो कोई पता ही नहीं चलेगा। तो ये नॉट शो करता है, ये शो नहीं करता है, नॉट शो। यहाँ जाइए, स्टार्च सॉल्यूशन। अब ये स्टार्च का मतलब क्या हो गया, स्टार्च का मतलब हो गया कोई मैदा वगैरह हो गया या कोई मांड वगैरह हो गया या पोटैटो वगैरह, पोटैटो में भी स्टार्च होता है, मैदा वगैरह, आटा वगैरह के अंदर भी होता है। तो आटे को या मैदे को अगर आप लोग पानी में डालोगे, यहाँ पर स्टार्च ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, स्टार्च। तो स्टार्च के पार्टिकल की साइज बड़ी होती है थोड़ी, है ना, तो पार्टिकल की साइज बड़ी होगी तो ये पूरा कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होंगे, ना ये सस्पेंड होंगे, ना ये नीचे जाएंगे, ना ये डिजोल्व होंगे, ये घूमते रहते हैं, पूरे 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 ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो स्टार्च जो होगा, स्टार्च जो होगा यानी कि मैदा जो होगा या आटा जो होगा, वो क्या करेगा, वो लाइट के पाथ को रोकेगा। तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, शो टिंडल इफेक्ट। एक बार जल्दी से इसको भी नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जल्दी से कीजिए फटाफट। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का एक्सरसाइज का, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू द एलिमेंट्स कंपाउंड और मिक्सचर। अगर आप लोगों को एलिमेंट की डेफिनेशन मालूम है, कंपाउंड की मालूम है और मिक्सचर की मालूम है, तो सारा काम इजी हो जाएगा। एलिमेंट क्या होता है, जो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है उसको एलिमेंट कहा जाता है। कंपाउंड क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट से मिलकर बनेगा, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब आपस में मिक्स हो जाएंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया, एक H कर दिया और एक Cl कर दिया, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो बना गया HCl। अब ये HCl जो होगा वो कंपाउंड कहलाएगा, जबकि H और Cl अगर अलग अलग है, हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग है, तो ये एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। मिक्सचर क्या हो जाता है, जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिक्स हो गए, यानी इस HCl में मैं कोई और चीज़ और ऐड कर देता हूँ, वाटर ऐड कर देता हूँ, तो अब ये मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सोडियम, आप लोगों को पता है सोडियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, एक मेटल है जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सोडियम को नेट्रियम यानी कि Na से शो किया जाता है, ठीक है ना, ये इसका लैटिन नेम है और ये इसका सिंबल हो गया Na। तो सोडियम आप लोगों का एलिमेंट कहलाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक कॉलम बना देता हूँ एलिमेंट, यहाँ कॉलम हो जाएगा कंपाउंड और यहाँ कॉलम हो जाएगा मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का एलिमेंट क्या हो जाएगा, सोडियम एलिमेंट है, क्योंकि सोडियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और Na हो जाएगा, ठीक है। फिर सॉइल, सॉइल की बात करें तो सॉइल एक तरह का मिक्सचर नहीं है, सॉइल एक प्रकार का क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा अगर इसको लेंगे तो। शुगर सॉल्यूशन, चलो पहले इसको बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, जो फिर पीछे बच जाएगा वो हो जाएगा शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा,
शुगर सॉल्यूशन आप लोगों का मिक्सचर हो जाएगा। शुगर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि एक तो शुगर है, साथ में आप लोगों ने उसको सॉल्यूट कर दिया है, मतलब उसको सॉल्यूशन में बना दिया वाटर ऐड करके। सिल्वर, सिल्वर आप लोगों का अगेन इसमें आ जाएगा बेटा, चांदी। सिल्वर यानी कि चांदी, यानी कि अर्जेंटनम। तो सिल्वर एक प्रकार का मेटल है, एजी अर्जेंटनम, तो ये मेटल हो गया। फिर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट आप लोगों का कंपाउंड कहलाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप लोग लाइमस्टोन भी बोल सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। आगे जाता है टीन। टीन आप लोगों का, ये देखो आप लोगों ने पीपे वगैरह देखे होंगे, ये टीन के बनते हैं, SN, ठीक है ना, ये टीन के बनते हैं, पीपे वगैरह, तेल के, घी के वगैरह के। सिलिकॉन आप लोगों का एलिमेंट में ही आएगा। क्यों एलिमेंट में आएगा एक्चुअली मैं बता देता हूँ। ये मेटलॉइड, सेमी मेटलॉइड होता है। सिलिकॉन जो होता है वो क्या होता है, हमेशा सेमी मेटलॉइड। सेमी मेटलॉइड बोले तो आप लोग जिसको मेटलॉइड भी बोल सकते हो या सेमी मेटल भी बोल सकते हो। तो सिलिकॉन आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। ये जनरली सोलर पैनल्स के ऊपर सिलिकॉन की लगाई जाती है। फिर उसके बाद में बात कर देते हैं, कोल को छोड़ दीजिए, एयर को छोड़ दीजिए, सोप। सोप बात करें तो सोप देखो बच्चों, सोप आप लोगों का कोई भी हो वो हमेशा एल्कलाई ग्रुप का बना हुआ होता है, सोडियम का या पोटेशियम का। सोडियम या पोटेशियम का हायर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैटी मॉलिक्यूल्स, वो सोप बनाते हैं और डिटर्जेंट बनाने का काम करते हैं। तो सोप और डिटर्जेंट कंपाउंड में आएंगे। मीथेन भी इसमें आएगा, क्योंकि मीथेन एक गैस होती है, नेचुरल गैस CH4, ये भी इसमें ही आएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें ही आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक तरह की क्या होती है, कंपाउंड ही है। अब पीछे जो बचा हुआ सारा इसमें आ गया, यानी कि एयर इसमें आ जाएगी, देखो सॉइल इसके अंदर आ जाएगी, और कोल ले लिया था ना, कोल इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और ब्लड इसके अंदर आ जाएगा, ब्लड भी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया बच्चों, क्लासिफाई कर दिया है, अलग अलग कर दिया, एलिमेंट का अलग डाल दिया, कंपाउंड का अलग डाल दिया, मिक्सचर का अलग डाल दिया। जल्दी से कीजिए, फिर अपने लोगों को एक ही क्वेश्चन करना है फटाफट से। ओके बच्चों, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर हम लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरा आएगा तो मैं दूसरा चैप्टर आप लोगों को प्रिपेयर करवाऊंगा, ठीक है ना। तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले आप लोगों को इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो केमिकल चेंजेस वो चेंजेस हो गए हैं जो वापस से रिवर्स गेन नहीं किए जा सकते, यानी कि ये इरिवर्सेबल भी हो सकते हैं। नेचर में ये कैसे हो गए, इरिवर्सेबल हो गए। यानी कि एक बार अगर मान लो मैं मिल्क ले रहा हूँ और मिल्क मेरा खराब हो गया, फट गया और उससे कर्ड बन गया, तो मिल्क से एक बार जब कर्ड बन गया तो कर्ड से वापस दोबारा मिल्क नहीं बन सकता। यही होता है इरिवर्सेबल, वापस दोबारा ये बैक टू ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकते हैं। तो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकते, तो इसलिए इसको इरिवर्सेबल बोल दिया गया। तो केमिकल चेंजेस को इरिवर्सेबल भी बोला जा सकता है। ये परमानेंटली हो गए, यानी कि ये स्टेबल हो गया ना, परमानेंट हो गया, यानी एक बार नया सब्सटेंस बना दिया तो बना दिया, ये स्टेबल भी हो गए। इसमें नया सब्सटेंस बनेगा ही बनेगा, न्यू सब्सटेंस बनता है, पुराना चीज नहीं बनता, इसमें नई चीज बनेगी, नई चीज फॉर्म होगी, उनको कहा जाता है केमिकल चेंजेस। तो बच्चों अब हम लोग करते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब आप लोगों ने देखा होगा प्लांट की जब ग्रोथ होती है, एक बार जब प्लांट धीरे 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 ग्रोथ करता है, प्लांट एक लिविंग है, तो लिविंग में सेल का मेटाबॉलिज्म होगा वगैरह होगा, सेल का ग्रोथ होगा, सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, टिश्यू बनेंगे। तो जब ये डेवलपमेंट के केस में जाएगा तो ग्रोथ जब होगी तो प्लांट की ग्रोथ कभी भी वापस से रीगेन नहीं हो सकती, वापस उसको छोटा नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में। तो ये परमानेंटली चेंजेस हो गया, तो इसको क्या बोल दिया गया, केमिकल चेंज। तो ये एक प्रकार का कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट अगर आप लोगों को बोल दे, इसकी जगह पर मान लो ग्रोथ ऑफ एनिमल या ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी भी आ जाता है या बेबी भी आ जाता है, तो भी केमिकल चेंज होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लग गया, एक बार लोहा जो था वो कोरोड हो गया, एयर के कांटेक्ट में आने पर, वाटर के कांटेक्ट में आने पर, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर एयर डिकम्पोज आयरन जो था वो डिकम्पोज होना शुरू हो गया, उसके लेयर बाय लेयर डिकम्पोज हो रही है, उसको बोला जाता है रस्टिंग यानी कि कोरोशन। तो एक बार जब आयरन के ऊपर कोरोशन लग गया, क्या दोबारा वो ठीक हो सकता है क्या, नहीं, ये स्टेबल चेंजेस हो गया। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल चेंजेस होता है। मिक्सिंग ऑफ द आयरन फिलिंग एंड सैंड, आपने क्या किया,
एक डब्बा ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, उसमें सैंड मिट्टी डाल दी और उसमें आयरन फिलिंग का मतलब होता है जो आयरन की बनी हुई जो नेल्स वगैरह होती है ना, किले वगैरह, उसको डाल दिया और फिर आप लोगों ने मिक्स कर दिया। अब आपको सेपरेट करना है तो एक बड़ा सा मैग्नेट लो, उसको घुमाओ उसके ऊपर से, तो सैंड तो नीचे रह जाएगी और आयरन, आपको पता है आयरन मैग्नेटिज्म शो करता है, तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे और चिपक जाएंगे। तो मैग्नेट से आप लोग मैग्नेट की हेल्प से आप लोग आयरन फिलिंग्स को सेपरेट कर सकते हो। तो ये प्रकार का नया चेंजेस नहीं आया है, परमानेंटली चेंजेस नहीं आया है, तो ये फिजिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज नहीं होकर कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज। आगे जो कुकिंग ऑफ फूड, एक बार जब खाना बना देते हैं, कच्ची सब्जियां होती है, रॉ वेजिटेबल्स है, उसको फ्राई कर दिया या ऑयल कर दिया, फिर उसके बाद में वो कुकड हो गया, तो कुकड हुए वापस से रॉ वेजिटेबल्स नहीं गेन किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। तो ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज, क्योंकि ये परमानेंटली हो गया, नया सब्सटेंस बन गया। डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार आप लोगों का फूड चला गया, इंटेस्टाइन ने काम करना शुरू कर दिया, स्टोमक में काम करना शुरू कर दिया, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कंप्लीट कन्वर्ट हो गया। कहने का मतलब आप लोगों के न्यूट्रिएंट डिकम्पोज हो गए। तो डाइजेशन जब हो जाता है तो वापस से दोबारा वो चीज़ें रीगेन नहीं की जा सकती, तो इसलिए ये भी एक प्रकार का कैसा है? केमिकल चेंजेस होगा। खुद से दिमाग लगाओ, मगज लगाओ, भगवान ने दिया है ना। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज कर दो, बाहर निकाल दो, वापस से वाटर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। एक बार सॉलिड फॉर्म में था, एक बार वाटर गर्म करोगे तो वेपर फॉर्म में, वापस से रीगेन। तो ये नया चेंजेस नहीं है, नया स्टेबल नहीं है, तो ये फिजिकल चेंजेस है। आगे जाइए, बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को बर्न करना। देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, एक तो होता है मेल्टिंग, यहाँ देखो अगर मेल्ट लिखा हुआ जाता तो मेल्ट हुई है यानी कि कैंडल मोम पिघल रही है, वही मोम बन रही है वापस से, तो मेल्ट हो रही है, तो इसका मतलब तो फिजिकल है, वापस दोबारा मोम से मोम ही बनेगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ बर्न हो गई, वो जल गई और खत्म होकर वेपर बन के चली गई, खत्म हो गया, काला काला धुआं निकल के खत्म हो गया, तो बर्न हो गया। आप लोग पेपर को भी बर्न करोगे, जब भी बर्न वर्ड आ जाता है तो ध्यान देना वो सब्सटेंस को फिनिश कर रहा है, केमिकल चेंजेस। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी एंड हो गया, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट जब मेरा वीडियो आएगा तो हम लोग आगे के चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।